हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एटम्स क्या होते हैं उसको समझेंगे, एटम्स के सिंबल्स क्या होते हैं और एटम्स की डिस्कवरी कैसे हुई। एटम्स जो हैं उनको डिस्कवर करने के बाद साइंटिस्ट ने कितने तरह के लॉ दिए, हमें उन सब के बारे में डिस्कस करना है। तो ये जो हमारा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये थ्योरी बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमारे पेपर में कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछे गए हैं, कई बार इनडायरेक्ट भी पूछे गए हैं। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और आगे उसको फर्दर आगे की तरफ मूव करके समझते चलना है। अगर हम इसमें टॉपिक्स के कवर के बारे में बात करें कि हम इस लेक्चर में या पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, तो सबसे पहला हमारा इसमें टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, कितने तरह के हमारे लॉज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को समझेंगे, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उसके क्या क्या रूल्स थे। फिर उसके बाद हम एटम्स को समझेंगे, एटम्स क्या होते हैं, किससे मिलके हमारे एटम्स बने होते हैं। उसके बाद हम एटम्स के सिंबल्स को समझेंगे कि जो हमारा एल्युमिनियम है, जैसे मैग्नीशियम है, इनके सिंबल्स क्या हैं, ये जो सिंबल्स हैं हमें किस बेसिस पर दिए गए हैं। उसके बाद हम इन्हीं एटम्स के मास के बारे में डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम में कितना मास होता है, वो मास किस किस से मिलकर बना होता है। तो अगर हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करें तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन, इस बारे में केमिकल रिएक्शन होगा किसमें, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में तुम्हारा एक नया क्या मिलता है, किसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और यही प्रोडक्ट मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, और इस प्रोडक्ट में हमारे बहुत सारे लॉज जो है वो लगते हैं। जैसे सबसे पहला जो लॉ है हमारा, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और फिफ्थ है हमारा गैल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में समझना है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, केमिकल केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होंगी। तो यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन है, मतलब केमिकली दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होंगी, और दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होने के बाद हमें एक नई चीज मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्लास 10th में हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को और अच्छे से समझेंगे। तो अभी अगर हम बेसिक नॉलेज में देखें तो ये बोला गया है, जैसे मान लो ए हमारा कोई एक सब्सटेंस है, बी हमारा कोई दूसरा सब्सटेंस है, तो जो हमारा ए और बी मिलके बनेगा तो इससे हमारा एक नया चीज बनेगा जिसे हम बोलेंगे ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो सब्सटेंस मिलके एक नई चीज बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और जो हमारी चीजें मिक्स हो रही हैं, फिर जिनके कंबाइन होने से नया चीज बना है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारे दो सब्सटेंस यानी ए और बी कंबाइन हो रहे हैं तो एक नई चीज बन रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अगर हम बेसिकली उसको समझे, ज्यादा डीपली ना समझे, तो केमिकल रिएक्शन में होता है जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके हमारे एक नई चीज का फॉर्मेशन करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब इसमें केमिकल रिएक्शन में दो चीज होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होता है वो हमारा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम RHS यानी राइट हैंड साइड में मेंशन करते हैं। रिएक्टेंट रिएक्टेंट अगर हम इसको वर्ड में ब्रेकआउट करें तो रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करेगा, जिसके रिएक्ट करने से प्रोडक्ट हमें कुछ नई चीज मिलेगी। तो रिएक्टेंट हमेशा केमिकल रिएक्शन में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज को बनाते हैं, जिसका हमने क्या नाम दे रखा है, प्रोडक्ट। अब क्या होगा,
इन्हीं केमिकल रिएक्शंस पर हमारे यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे हमारे 5 तरह के लॉ है जो इसी केमिकल रिएक्शन पे हमारे अप्लाई होंगे। तो सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में कौन से लॉ के बारे में पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बात की जाए तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मतलब लॉ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में भी यूज होगा, जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को और ब्रीफली समझेंगे। तो वहां हमें सबसे पहले इसी मास के यानी इसी लॉ के बारे में बात की गई है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। अगर हम यहाँ पे इस लॉ को समझ जाते हैं तो क्लास 10th में हमें चैप्टर नंबर 1 को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके हिसाब से हम आप लोग जान सकते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें सेकंड कौन से लॉ के बारे में पढ़ना है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या है? इस लॉ में किस चीज के बारे में बात की जा रही है ये? तो हमें सिर्फ दो लॉस के बारे में बात करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। उसके बाद जो हमारे ये 3, 4 और 5 नंबर के लॉ है, मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाला लॉ और गैर-लुसाक लॉ, ये हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है। मतलब अगर हम 11th क्लास में साइंस कोई स्टूडेंट लेता है तो उसको केमिस्ट्री के अंदर इन 3 लॉस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर बेसिक बोला जाए तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिक से 2 लॉ है हमारे, कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रपोर्शन। और जो हमारे बाकी के 3, 4 और 5 नंबर के लॉज है वो हम आगे फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या दे रखा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक चीज हमें याद रखनी है, जो हमारी लॉज की स्टेटमेंट है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमें उस लॉ की स्टेटमेंट को एज आ याद करना है, मतलब जैसे वो लिखा है एग्जैक्टली हमें उसी तरीके से याद करना है। यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज में आकर के किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते। लॉ का मतलब क्या होता है? जो एक चीज दे दी गई है पर्टिकुलरली सबको वो चीज अप्लाई करनी है, सबको वो चीज माननी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की भी हमारी एक स्टेटमेंट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब हमें इसको इसी तरीके से याद करनी है। इसी तरीके से इसको पेपर में भी मेंशन करके आना है अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास को हम नाइदर बी क्रिएटेड ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब ये है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान some of the masses of the reactants and products are remain unchanged। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जितना हमारा रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही हमारा किसका मास होगा? प्रोडक्ट का भी मास होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, वहां पे हमने क्या करा था? कोई ए एक रिएक्टेंट था और बी हमारा एक रिएक्टेंट था जो रिएक्ट करके, या फिर ये बोले ए और बी हमारे दो सब्सटेंस थे जो रिएक्ट करके हमारे ए बी प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ए और बी है वो था रिएक्टेंट और जो हमारा ए बी है वो था हमारा प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे? हमें बोला गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो हमारा रिएक्टेंट का मास होता है यानी मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी बराबर होगा मास ऑफ ए बी के। अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पे ही पता होना चाहिए कि हमने ये रखा क्या है। एम ए जो है वो है हमारा मास ऑफ सब्सटेंस ए और जो हमारा एम बी है वो है मास ऑफ सब्सटेंस बी। सेम जो हमारा एम ए बी है वो है हमारा मास ऑफ ए बी। मतलब जो हमारा ए का मास है हमने उसको कैसे लिखा है? स्मॉल ए स्मॉल एम, और ए मास बी को हमने लिखा है एम बी, और ए बी के मास को लिखा है हमने एम ए बी। अब हमने क्या देखा है? अगर एग्जाम्पल में जैसे हमारा H2 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बनाता है H2O। ठीक है, H2 हमारी हाइड्रोजन गैस है, हमें पता है हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल है यहाँ पे? 2। ठीक है,
तो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हमारे 2 हैं और हमारे पास जो ऑक्सीजन का मास है वो कितना होता है 16। तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। एक मिनट, इसको हम फिर से अगर अलग कलर से लिखे ताकि मेंशन हो। ये जो हमारे पास 2 ये कोफिशिएंट पे है वो 2 हमारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स हैं 2, यानी ये हमारा 2, उसका एटॉमिक मास हो गया 1। सेम अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के 2 हो गए पार्टिकल्स और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अभी हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है। अगर कोई एटॉमिक मास को नहीं समझता तो बस इतना याद रखो कि जो एक हमारा हाइड्रोजन होता है उसका वजन होता है 1 U का, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका वजन होता है हमारा 16 U का। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, ऑक्सीजन है हमारा O2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 16। सेम अगर हम H2O को देखें, तो H2O में हाइड्रोजन के हमारे पार्टिकल्स कितने हैं 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हमारे यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो ये कितना हो गया 16। और एक चीज और हम देखेंगे कि यहाँ पे भी हमारा कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को भी यहाँ हम मेंशन आउट कर देंगे। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारा 2, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 32 गिव्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा हमारा 2, और 16 में 2 जोड़ेंगे 18, और 18 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कितना आएगा 36 ग्राम। सेम 32 को 4 से ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 36 ग्राम एंड 36 ग्राम। तो यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं कि जितना हमारा रिएक्टेंट में मास था उतना ही हमारा किसमें आ रहा है प्रोडक्ट में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी हमारा यही कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे हमने देखा जो हमारा H2O2 के साथ रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन हो रही थी और हमारा H2O यानी किसका फॉर्मेशन हो रहा था वाटर का। तो यहाँ पे जितना हमारा रिएक्टेंट में मास था वो कितना था 36 ग्राम, उतना ही हमारा प्रोडक्ट में यानी 36 ग्राम ही मिल रहा था। ना ही तो हमारा मास कम हुआ है ना ही तो हमारा मास ज्यादा हुआ है। मास जो है हमारा दोनों साइड्स में सेम है। इस वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट क्या कहती है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम मास को बना सकते हैं और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही तो हम उसे खत्म कर सकते। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना हमारा प्रोडक्ट का मास है उतना ही हमारा रिएक्टेंट का भी मास होगा, ना ये बढ़ेगा ना ये घटेगा। आई थिंक अब आप लोगों को ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने अनदर मास लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, स्टेट दैट इन अ, सबसे पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमें क्या याद रखना है, उसमें इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमें थोड़ा सा बेसिकली सोच करके समझने, या फिर ये कह सकते हैं इजी है उससे भी। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है, स्टेट दैट इन अ केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं H2O के बारे में बात करूं, H2O क्या है हमारा वाटर। तो अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, वाटर हम कहीं से भी ले, चाहे वो हमारा वेल का वाटर हो, चाहे वो हमारा पॉन्ड का वाटर हो, चाहे वो हमारा लेक का वाटर हो, चाहे तो वो हमारा किसका वाटर हो, बिस्लेरी की जो बॉटल्स आती है उसमें का पानी हो। तो जितनी भी जगह से हमें ये पानी के सोर्सेज है, मतलब चाहे हम वेल का कुएं का पानी ले, तालाब का ले, झील का ले या बिस्लेरी की बोतल का ले पानी, तो सबका फॉर्मूला क्या होता है हमारा H2O ही होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा H2O। ये हमारा चेंज नहीं होता, यानी इसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल्स 2 प्रेजेंट होंगे और ऑक्सीजन का पार्टिकल 1 प्रेजेंट होगा। इस वजह से कहा गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो हमारे केमिकल कंपाउंड होते हैं
उसके एलिमेंट्स हमेशा डेफिनाइट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं, चलो जैसे 18 ग्राम ऑफ H2O है हमारे पास, कितने ग्राम? 18 ग्राम H2O है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 18 ग्राम में अगर इसे ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे हो गया हमारा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मास पे ब्रेक डाउन करें तो 16 ग्राम, हमारा 16 यू किसका होता है? अभी हमने यहाँ पे देखा जो हमारा ऑक्सीजन का मास है वो कितना है? 16 यू। तो सेम यहाँ पे 16 ग्राम हमारा ऑक्सीजन का मास हो गया और 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल हैं, तो 2 ग्राम किसका मास हो गया? वो हो गया हमारा हाइड्रोजन का। अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालते हैं किसका? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हम देखेंगे 2 अपॉन में 16 कैंसिल आउट होके 1 अपॉन में 8 आ रहा है। सेम अगर हम लेते हैं 36 ग्राम ऑफ H2O, पहले हमने लिया 18 ग्राम ऑफ H2O, अब हम लेंगे 36 ग्राम ऑफ H2O। अब यहाँ पे क्या होगा? 36 ग्राम में हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? 2, तो 2 ग्राम हमारा हाइड्रोजन तो निकल गया। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, पहले हमने 18 ग्राम ऑफ H2O लिया था, अब हमने क्या कर दिया? अब हमने 36 ग्राम ऑफ H2O ले लिया, यानी इसका यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। यानी हाइड्रोजन पे 2 टाइम्स हो जाएंगे तो यहाँ 2 पार्टिकल है, 2 में और 2 जुड़ गए, 4। यानी इसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास H2 थे, अब हमने क्या करा है? इस H2 को दुगना कर दिया, यानी हमारे पास एक और H2 हो गया। तो 2 और 2 हमारे पास टोटल कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। और हमें पता है हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1 यू, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 यू। तो वही हमने करा है यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर 36 में से 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो बचा रिमेनिंग पार्ट किसका होगा? ऑक्सीजन का। वो कितना हो गया हमारा? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे? सेम मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मास ऑफ ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकालते हैं तो हाइड्रोजन हो गया हमारा 4 और ऑक्सीजन हो गया हमारा 32। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 8। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, चाहे हम किसी भी अमाउंट में क्यों ना ले, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो उसका रेशियो है या फिर उसका जो प्रपोर्शन है वो क्या है? सेम। जैसे हमने 18 ग्राम ऑफ H2O जब लिया था तो भी हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना आ रहा था? 1/8। सेम जब हमने 36 ग्राम ऑफ H2O लिया तो भी हमारा मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 1/8। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड है तो जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है उसका प्रपोर्शन हमेशा कैसे रहेगा? डेफिनाइट, वो चेंज नहीं होगा। इसके हमने 2 एग्जांपल्स ले लिए। सबसे पहले हमने वाटर का लिया जिसमें हमने ये देखा कि अगर हम पानी को कुएं से ले, वेल से ले, तालाब, पॉन्ड से ले या झील से ले, इनफैक्ट अगर हम उसे किसी भी बिस्लेरी की बोतल से ले तो हमारा पानी का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? H2O रहेगा। यानी उसमें हमेशा हमारे हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स होंगे? 2 और ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स होंगे? 1। और उसके बाद हमने इसको ग्राम के बेसिस पर भी एग्जांपल लिए हैं जिसमें हमने जब 18 ग्राम H2O का मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकाला तो वो कितना आ रहा था? 1/8। सेम जब हमने 36 ग्राम ऑफ H2O को सॉल्व करा, मतलब उसमें मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकाला तो वो भी हमारा कितना आ रहा था? 1/8। और यहाँ पे हम देख रहे थे दोनों कंडीशंस में हमारा जो रेशियो का प्रपोर्शन है वो कितना आ रहा था? 1:8। यानी दोनों केसेस में हमारे जो रेशियोज है वो सेम है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ प्रूफ होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम क्या करेंगे, जो डाल्टन ने हमारी एटॉमिक थ्योरी दी थी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि डाल्टन द्वारा दी गई एटॉमिक थ्योरी कहती क्या है, किस किस तरीके के मतलब उसमें उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए हैं, उनकी स्टेटमेंट्स क्या थी, वो कैसे एक एटम को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले कौन से बेसिस पे हमें ये याद रखना है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कौन से लॉ पे बेस है। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना है जो हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो कौन से लॉ पे बेस्ड है, वो है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे डाल्टन ने हमारी एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करा है। और उसके बाद उन्होंने एक और लॉ के बारे में बताया है, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब जो अभी तक हमने दोनों लॉ को पढ़ा था उसको उन्होंने यूज करके अपनी एटॉमिक थ्योरी को दिया है, जिससे हम यहाँ पे लॉज को भी अच्छे से समझ सकते हैं और उनके एटॉमिक थ्योरी को भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला, उनकी जो स्टेटमेंट थी, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हमने तीन स्टेट्स पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में मैटर की, वो क्या थी, वो ये थी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जहाँ पे हम बार बार एक ही टर्म का यूज कर रहे थे, पार्टिकल्स पार्टिकल्स, तो वो एक्चुअली में पार्टिकल्स क्या थे, वो पार्टिकल्स थे हमारे एटम्स। मतलब जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक सॉलिड मैटर है, तो ये जो हमारा सॉलिड मैटर है वो क्या है, वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, ये जो हमारा सॉलिड का मैटर है इसमें हम देखेंगे जो सर्कल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स किस नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स। यानी जो हमारा ये येलो कलर के छोटे छोटे बॉल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स का ही हमने क्या नाम उन्होंने क्या नाम दिया है, एटम्स। मतलब हमने नहीं दिया, डाल्टन ने दिया। उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे मैटर है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। दूसरा उन्होंने बोला था एटम्स आर इनडिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने एक स्टेटमेंट और बोली थी कि जो हमारे एटम्स हैं वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब हम उन्हें और फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ना ही तो हम उसे बना सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है इसमें हमारे पोस्टुलेट्स तो गिवन है, ठीक है। अब इस पोस्टुलेट्स के बाद जो हमारे इसमें कुछ पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में गलत साबित हुए, मतलब इसमें जो केसेस हैं वो गलत बोले गए। जैसे सबसे पहले हमारे इसमें एक एक्सेप्शन का केस आ रहा है, एटम्स आर इंडिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना ही तो हम एटम को बना सकते हैं ना ही तो उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि जो हमारे एटम है, अगर हम एटम को डिवाइड करते हैं तो वो हमें तीन पार्ट्स में मिलते हैं। सबसे पहले हमें एटम में एक क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन। एक हमें देखने को मिलता है प्रोटॉन और एक हमें देखने को मिलता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, जब हम एटम को तोड़ते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें से हमें आयनाइज फॉर्म में तीन चार्जेस मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसमें हमारा नेगेटिव का चार्ज होता है, प्रोटॉन में हमारा पॉजिटिव का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में हमारा कोई चार्ज नहीं होता, जिसे हम क्या बोलते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं जीरो चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो हमारी इसकी ये सेकंड पॉइंट है, यानी सेकंड जो उन्होंने स्टेटमेंट बोली थी कि एटम्स को हम और डिवाइड नहीं कर सकते ना ही तो हम उन्हें बना सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, ये कैसे प्रूफ हो गई, गलत। क्योंकि जब हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि एटम को हम और ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्टिकल्स में। वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो होता है जिसपे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन वो होता है जिसपे हमारा प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे हमारा कौन सा चार्ज होता है, जीरो। थर्ड में क्या बोला गया है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। जो हमारे एटम्स होते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट में, उसके जो मास होती है और जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या रहती है, सेम, ठीक है। थर्ड
फोर्थ बोला गया है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। इसमें देखो एक और बोला गया है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके अलग मास होते हैं और प्रॉपर्टीज होती है। अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट उठ के आता है जिसको हम बोलते हैं आइसोबार और आइसोटोप्स। आइसोबार और आइसोटोप्स क्या है, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 8 का ही। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का ही पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में बात करेंगे। स्टेटमेंट में हमसे क्या बोला गया है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी रॉन्ग प्रूफ होती है। देखो क्या बोला गया है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनके मासेस भी कैसे होंगे, अलग। एंड प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, अलग। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आर्गन हो गया और हमारा कैल्शियम हो गया, ए आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गन आर्गन को, और सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, कैल्शियम को। तो एक चीज यहाँ पे हम पहले पढ़नी पड़ेगी, वो ये है कि किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारा जेड। ये जेड क्या होता है, ये जेड होता है हमारा कोई भी एक एटम, इट कैन बी, ये सोडियम का भी एटम हो सकता है, ये कैल्शियम का भी एटम हो सकता है, ये पोटेशियम का भी एटम हो सकता है। जो हमारा जेड होता है, जेड के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका एटॉमिक मास, मतलब उसने मास कितना कैरी किया है। और जेड के जो नीचे वाला रीजन होता है उसमें हम उसके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं कि वो एटम कौन से नंबर पर लाई करता है। तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, जो हमारा कैल्शियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारा 20, और आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 18। यानी 18वें नंबर पे आर्गन पाया जाता है और 20वें नंबर पे हमारा कैल्शियम। लेकिन अब एक चीज हम नोटिस करेंगे कि जो आर्गन का एटॉमिक मास है वो भी 40 है, और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास क्या है, 40। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब डिफरेंट एटम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके मासेस भी कैसे होंगे, डिफरेंट, यानी अलग अलग। और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग। लेकिन यहाँ पे एक कौन सा केस आ रहा है, एक्सेप्शन का केस। उसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा आर्गन है उसका एटॉमिक मास कितना है, 40, और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास कितना है, 40। एलिमेंट्स तो डिफरेंट है लेकिन दोनों के मासेस सेम है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या प्रूफ होती है, रॉन्ग प्रूफ होती है। और ऐसे केसेस जिसमें हमारे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसो बार।
यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था वो भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। उसमें क्या बोला गया है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। एक गिवन एलिमेंट के जो मासेस होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल आता है किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में हमारे ड्यूट्रियम और ट्राइटियम होता है। गिवन एलिमेंट मतलब एटम्स जो होंगे किसी गिवन एलिमेंट के, उनके मासेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, हाइड्रोजन हमारा एक एटम है, दूसरा हमारा हाइड्रोजन एटम, एंड थर्ड भी हमारा हाइड्रोजन एटम है। दोनों के जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, फर्स्ट, मतलब तीनों जो है फर्स्ट नंबर पे लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास 1 है, और सेकेंड वाले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है, और थर्ड वाले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है हमारा, 3। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन उनके मासेस क्या है, डिफरेंट। और हमसे क्या बोला गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि जो एलिमेंट्स होंगे उनके मासेस कैसे होंगे, सिमिलर, यानी सेम रहेंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, सेम। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रही है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक बार हमारा 1 है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है, और हमारा एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है उसे हम बोलते हैं प्रोटियम, जिसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है उसे हम बोलते हैं ड्यूट्रियम, DEUTRIUM। और वो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 3 है उसे हम बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट तो सेम है, लेकिन तीनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, तीनों कंडीशंस में हमारा जो एटॉमिक मास है वो चेंज हो रहा है। यानी थर्ड में बोला गया है कि जो एटम्स है वो एलिमेंट के, अगर हमारे एलिमेंट सेम है तो उनके एटॉमिक मास भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक केस आता है जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, वही हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है, और थर्ड में हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 3। यानी प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम तीनों हमारे अलग अलग सेम एलिमेंट्स है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी हो जाती है, डिफरेंट। और ऐसे में जिनके एटॉमिक मास अलग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो हमें क्या करना है, आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में हमें चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। लेकिन अभी हमें याद रखना है कि जो हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें हमारे कुछ पोस्टुलेट्स जो थे वो गलत थे। वो जो कहना चाह रहे थे उस तरीके से नहीं था, मतलब उसको हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि किसी भी एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा एटम है उसको हम और डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेम ऐसे ही हमने देखा कि जो हमारे एटम है अगर सेम एलिमेंट है तो उनका मास भी क्या होगा, सेम, और उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी, सेम। लेकिन यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का देखा था जिसमें हमने प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम के बारे में बात की थी, और ये देखा था कि तीनों के क्या है, एटॉमिक मास हमारे डिफरेंट पाए गए हैं। चौथे स्टेटमेंट में हमसे बोला गया था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। अगर हमारे पास अलग अलग डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट मास और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पर भी हमने एक एक्सेप्शन देखा था जिसमें जो हमारा आर्गन है और जो हमारा कैल्शियम है वो दोनों अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन दोनों के मासेस क्या है, सेम। तो इस कंडीशन में हमारी मास सेम थे, एटॉमिक नंबर अलग थे, तो उसे हम क्या बोल रहे थे, आइसो बास। अब हम अपने अलग स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है एटम्स कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो हमारे एटम्स है वो किस नंबर में कंबाइन होंगे, होल नंबर से। और होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स हमने पढ़ा था
0, 1, 2, 3, 4 इस फॉर्म में होंगे। कभी भी हम ऐसे नहीं देखेंगे कि कोई एटम हमारा हाफ प्रेजेंट है, जैसे आधा हमारा कोई एटम प्रेजेंट है, पौना कोई हमारा एटम प्रेजेंट है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो हमारे एटम्स हैं वो हमेशा होल नंबर में ही कंबाइन होंगे, या तो वो एक कंबाइन होगा या वो दो या तीन या चार, इस तरीके से हमारे एटम में कॉम्बिनेशन पाया जाएगा। लास्ट बोला गया है, इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हमारे नंबर्स होंगे या काइंड ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। मतलब अगर हमारे पास H2O है तो हमारे उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, दो, और ऑक्सीजन कितना होगा, एक। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमें ये जितने भी पोस्टुलेट्स है, 6 के 6 पोस्टुलेट्स याद करने हैं। अगर हम इसमें एक्सेप्शन के बारे में बात करें कि जो हमारे ड्रॉबैक थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, तो उसमें हमारे सिर्फ 3 पोस्टुलेट्स हैं। एक है इंडिविजिबल वाला पॉइंट, एक है हमारा आइसोटोप का पॉइंट, और एक है हमारा आइसोबार वाला पॉइंट। तो यहाँ पे हमें इन तीनों पॉइंट्स को भी याद रखना है कि वो कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे जो हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में देखने को मिले। ये हमारे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से हमारे काफी सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं थ्योरेटिकल, जो हमसे उसमें एक्सेप्शन वाले केसेस जो होते हैं वो ज्यादा केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। जो हमारे उसमें क्वेश्चन आते हैं असर्शन और रीजन में, तो उसमें वो पूछ सकता है कि बताओ कि जो हमारे डाल्टन है उन्होंने इंडिविजिबल पार्टिकल बोला, लेकिन हम उसको और डिवाइड कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से पार्टिकल से, कुछ इस टाइप के। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एटम्स। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, एटम्स के बारे में। एटम्स क्या होता है उसको समझेंगे। तो एटम्स के बारे में क्या दे रखा है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोला गया है, जो हमारा एटम है वो किसी भी एलिमेंट का कौन सा पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जैसे अभी हमने मैटर में देखा था, जो हमारा मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना था, और जो पार्टिकल्स थे उन्हीं का नाम हमने क्या रखा था, एटम। तो वही बोला गया है, जो हमारा एटम है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अब एक चीज और बोली गई है इसमें, डेट में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब ये भी हो सकता है वो हमारा अकेला एग्जिस्ट करे, ये भी हो सकता है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करे। ठीक है, लेकिन जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमेशा अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर रखेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा नाइट्रोजन है, एक एन है, एक एन है, यानी हमेशा कंबाइंड फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, N2। ये हो गया हमारा N2। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन है, मतलब उसके साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर भी हमारा हो गया O2। O2 में एक हमारा O दूसरे O के साथ कंबाइन में है। ये हो गया हमारा CO2, जिसमें कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये थर्ड नंबर पे है हमारा H2, यानी हाइड्रोजन गैस, जो हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है। यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन के साथ एक, दो, तीन, चार, यानी CH4, ये क्या हुई हमारी मीथेन गैस। मतलब CH4 में एक कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ कंबाइन फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं, जो हमारा हीलियम है वो सिंगल प्रेजेंट है। जो हमारा AR यानी आर्गन है वो भी सिंगल प्रेजेंट है। Ne यानी नियोन भी हमारा सिंगल प्रेजेंट है। Xe जिनोन भी सिंगल प्रेजेंट है, और Kr क्रिप्टॉन भी क्या है, हमारा सिंगल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन और हीलियम, ये सारी हमारी क्या है, नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस क्या होती है, वो हमारी सिंगली प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे एलिमेंट है वो कंबाइंड फॉर्म में भी है, और वो हमारे सिंगल अकेले अकेले भी प्रेजेंट है। तो जो एटम है वो क्या हो गया, किसी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया, जो सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं और जो कंबाइंड फॉर्म में भी आकर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर हम एटम के बारे में बात करें, एटम बहुत छोटे होते हैं साइज में, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी चीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे हमारी किसी भी चीज को नापने की एक यूनिट होती है, जैसे हम किसी भी लिक्विड को नापते हैं तो लीटर में नापते हैं, किसी भी लंबाई को नापते हैं तो हम मीटर में नापते हैं या फिर किलोमीटर में नापते हैं। ऐसे ही जो हमारे एटम है वो सर्कुलर फॉर्म में, यानी सर्कुलर शेप में है, तो हम उसका क्या करेंगे, किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस यानी उस एटम का जो रेडियस है उसको मेजर करेंगे।
जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक एटम है, तो उस एटम के रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस है उसको हम किस में नापते हैं? नैनोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस को नापने की यूनिट क्या हो गई? एटॉमिक रेडियस को नापने की यूनिट हो गई हमारी नैनोमीटर। जैसे हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, वैसे ही एटॉमिक रेडियस को किस में नापते हैं? नैनोमीटर में। और हमें पता है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, ये वही लिखा है कि 1 नैनोमीटर में हमारे कितने होते हैं? 10 की पावर -9 मीटर। और 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अब ये चीजें आई कैसे? देखो ये मैथ का वैसे तो है कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी अगर 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर है, तो अगर यहाँ पे हम देखें 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू में 10 की पावर -9 इंटू में मीटर है। यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1 अपॉन में 10 की पावर -9 नैनोमीटर बराबर होगा 1 मीटर की। हमें पता है अगर नीचे पावर माइनस में होते हैं उसको ऊपर ले जाने के लिए हम क्या कर देते हैं? वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। इस वजह से 10 की पावर 9 नैनोमीटर होगा किसमें? 1 मीटर में। तो यहाँ पे हमें उसको वैसे ही देखना है कि अगर 1 नैनोमीटर में हमारी 10 की पावर -9 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना होगा? 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ये जो यूनिट्स है ये हमें याद रखनी है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम अभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 10 की पावर -10 और एटॉमिक रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 10 की पावर -9 मीटर। मतलब इसमें रेडियस का एग्जांपल दे रखा है, जो हाइड्रोजन का एटम है उसकी रेडियस कितनी है? 10 की पावर -10। सेम जो हमारा वाटर है उसके मॉलिक्यूल की एटॉमिक रेडियस कितनी दे रखी है? 10 की पावर -9 मीटर। तो इसमें तो हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा, लेकिन बस इतनी चीज समझिए कि जो हमारा एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो सिंगल भी प्रेजेंट हो सकता है और जो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। एटम्स जो होते हैं बहुत छोटे साइज में होते हैं, जिन्हें हम ना ही तो इमेजिन कर सकते हैं ना ही किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सेम एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए हम किसकी यूनिट का यूज करते हैं? नैनोमीटर का। उसके बाद हमने देखा कि 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे कि हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस कितनी है? 10 की पावर -10 और वाटर की एटॉमिक रेडियस कितनी है? 10 की पावर -9 मीटर। एटम्स के बारे में तो पढ़ लिया, एटम्स के सिंबल्स क्या होते हैं? ठीक है, अलग अलग एलिमेंट है, सबके सिंबल्स अलग होंगे। तो वही बोला गया है, द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। इसमें हम क्या करेंगे? किसी भी एलिमेंट के सिंबल को अल्फाबेटिकल लेटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वन लेटर। कुछ जो सिंबल है उसमें सिर्फ एक लेटर का यूज होगा और कुछ में हमारे दो लेटर्स का भी यूज होगा। जैसे हम अगर हाइड्रोजन का एग्जांपल लें, वन लेटर में हो गया हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन वही टू लेटर्स में देखें तो Na यानी सोडियम, Mg यानी मैग्नीशियम, Al यानी एल्यूमिनियम। यहाँ पे हमारे दो लेटर्स का यूज हो रहा है और यहाँ पे हमारे सिंगल वन लेटर्स का यूज हो रहा है। उसके बाद बोला गया है, इफ द सिंबल हैज ओनली वन लेटर इट शुड बी रिटन एज कैपिटल लेटर। इफ द सिंबल हैज टू लेटर्स इट इन दैट फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल लेटर। देखो यहाँ पे भी हम एक चीज देखें, वन लेटर के एग्जाम्पल के बारे में बात करूं और टू लेटर के एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो हमारे वन लेटर के एग्जाम्पल थे, जैसे के से हो गया हमारा पोटेशियम, एन से हो गया हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, और वहीं अगर हम टू लेटर को देखें, एन ए से हो गया हमारा सोडियम
और Mg से हो गया हमारा मैग्नीशियम। तो इसमें हमें क्या बात बोली गई है, सबसे पहले बोला गया है किसी भी एलिमेंट को सिंबल को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर्स में। अब वो सिंबल्स के जो लेटर होंगे वो एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। अगर कोई लेटर जो है वो सिंगल है तो उसमें हमेशा वो कौन सी फॉर्म में होगा, कैपिटल, मतलब उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। लेकिन अगर उसमें दो लेटर है तो पहले वाले को हम कैपिटल लिखेंगे और जो दूसरा वाला लेटर होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एन ए है इसमें एन कैपिटल है, ए और क्या है हमारा स्मॉल। सेम एम जी में एम हमारा कैपिटल है और जी क्या है हमारा स्मॉल। तो ये हो गया हमारे सिंबल्स के लिखने का तरीका। अब इसमें हमारे सिंबल्स आए कैसे हैं, तो अब इसमें बोला गया है, देखो सबसे पहले कुछ एग्जांपल दिए गए हैं सिंबल्स के। एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करते हैं ए एल से, आर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं ए आर से, बेरियम का लेंगे हम बी ए, बोरोन का बी, ब्रोमीन को बोलते हैं बी आर, कैल्शियम में भी हम आगे के दो लेटर्स लेंगे सी ए, कार्बन में लेंगे हम सी और क्लोरीन का लेंगे सी एल। ठीक है। उसके बाद कॉपर में देखो आना चाहिए CO, लेकिन आ क्या रहा है CU। तो ये जो सारे केसेस है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। फ्लोरीन में हम लेते हैं F, गोल्ड का साइन होना चाहिए GO, लेकिन क्या ले रखा है हमने AU, सेम इसको भी आगे फर्दर करना है। हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, आयोडीन का I, आयरन का सिंबल होना चाहिए तो I या फिर IR, लेकिन इसका सिंबल क्या है Fe। तो इसको भी हम आगे देखेंगे। लेड का साइन होना चाहिए था Le, इसका साइन सिंबल क्या है Pb। मैग्नीशियम को सिंबल होता है Mg, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का होना चाहिए था P, आइदर PO, लेकिन इसका साइन सिंबल क्या है K। सिलिकॉन का हो गया Si, सिल्वर का सिंबल होना चाहिए था Si या फिर S, लेकिन इसका सिंबल क्या है Ag, तो इसको भी हमें पढ़ना है। सोडियम के बारे में भी देख सकते हैं, सोडियम का होना चाहिए था SO या फिर S, लेकिन है क्या Na। सल्फर का हो गया S और यूरेनियम क्या हो गया हमारा U। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन थे जिसके सिंबल्स को दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज और देखी, जो हमारे सिंबल्स हैं वो हमेशा किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से या फर्स्ट वर्ड से पता चल रहे हैं या फिर उसके बीच में कोई एक वर्ड होगा उसके बेसिस पे आएंगे, लेकिन मोस्टली जो एलिमेंट के सिंबल्स हैं वो उनके फर्स्ट लेटर से ही आते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लेटर्स वो सिंबल्स हैं जिनके जो लेटर्स हैं वो मैच नहीं करे, जैसे कॉपर का CO होना चाहिए लेकिन हो क्या रहा है CU, गोल्ड का GO होना चाहिए लेकिन उसका सिंबल क्या है AU। तो ऐसे सिंबल्स जो हमारे किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से मैच नहीं होते हैं उनको हम अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कॉपर को CU, आयरन को Fe। तो ये सिंबल्स आए कैसे हैं, तो इनके बारे में देखें। तो जो हमारे ये सिंबल्स हैं वो सिंबल्स आते हैं हमारे लैटिन वर्ड से। ठीक है। जो ये हमारे जैसे कॉपर का CU हो गया और Fe का गोल्ड का, ओ सॉरी आयरन का हो गया Fe, गोल्ड का हो गया Ag, सॉरी सिल्वर का हो गया Ag, गोल्ड का हो गया AU। ये हमारे कौन से वर्ड से डिराइव है, ये है हमारे लैटिन वर्ड से डिराइव। जैसे कॉपर और जो हमारा फ्लोरीन है, यहाँ पे हमने क्या बोला, जो हमारा कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये जो इनके सिंबल्स है वो कौन से वर्ड से डिराइव है, लैटिन वर्ड से। जैसे जो हमारा कॉपर है, कॉपर को हम लैटिन वर्ड में बोलते हैं क्यूप्रम, CUPRUM। तो जो इसका सिंबल है वो किससे आया है, वो आया है हमारा CU से। ठीक है। ऐसे ही अगर हम उसके बारे में बात करें किसका, आयरन, आयरन का जो हमारा लैटिन वर्ड है वो है हमारा फेरम। फेरम की वजह से ही हमने इसमें आगे का क्या ले रखा है, Fe। ठीक। ऐसे ही अगर हम गोल्ड के बारे में बात करें, जो हमारा गोल्ड है ठीक है उसका जो लैटिन में नाम है वो है हमारा औरम।
AURUM, इस वजह से जो गोल्ड का सिंबल है उसमें भी हमने स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स कौन से लिए हैं? AU। नेक्स्ट दे रखा है हमारा सिल्वर, ठीक है। अगर हम सिल्वर के लैटिन वर्ड के बारे में बात करें तो इसका नाम है अर्जेंटम, ARGENTUM। तो यहाँ पे जो इसका AG का साइन आया है वो इस लैटिन वर्ड से डिराइव होके आया है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, अगर हमारे सिंबल का नाम एलिमेंट के नाम से मैच नहीं हो रहा है, मतलब वो सिंबल कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं? लैटिन लैंग्वेज से, यानी लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। जैसे कॉपर का क्यूप्रम, आयरन का फेरम, गोल्ड का ऑरम और सिल्वर का अर्जेंटम। मतलब यहाँ पे हमने क्या करा है, उसके लैटिन वर्ड से उनके नेम्स को डिराइव करा, उनके सिंबल को निकाला है। अब बारी आती है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास से क्या समझते हैं? तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम के अंदर उसका कितना मास है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। यानी किसी एलिमेंट के एटम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, कितना वजन प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलेंगे? उसका एटॉमिक मास। 1961 में आयुपेक, ठीक है, आयुपेक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी हमें फुल फॉर्म याद करनी है। जो आयुपेक है, आयुपेक हमारी एक ऐसी वो है, ये टेक क्या बोलते हैं उसको, आयुपेक जो है वो हमारी एक तरीके की नोमेनक्लेचर एजेंसी है। आयुपेक का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करती है? ये हमारे किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में हेल्प करती है। मतलब उसका नामकरण, उसका नाम क्या रखना है, उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? आयुपेक करता है। आयुपेक हमारी एक साइंस की टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल बॉडी टेक्नोलॉजी है, जो केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो आयुपेक ने 1961 में हमें एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया, और उसने क्या करा? एटॉमिक मास की यूनिट को क्या एक्सेप्ट करा? यू। पहले हम एटॉमिक मास को क्या रिप्रेजेंट करते थे? पहले हम एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास मतलब किसी भी एटम के मास को हम लिखते थे AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन 1961 में क्या करा? आयुपेक ने एक्सेप्ट कर लिया एटॉमिक मास की यूनिट को यू, ठीक है, जिसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी एटम के मॉलिक्यूल के मास को अलग अलग कंपाउंड्स के बेसिस पे, ठीक है। अब बोला गया है द एटम विच इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड एटम फॉर कंपेयरिंग द मासेस ऑफ अदर एटम इज कार्बन 12 एटम। यहाँ पे हमारे ये MCQ के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें किसी भी एटम के मास को कंपेयर करना है, तो जो आयुपेक है उसने एक स्टैंडर्ड एटम लिया था जिसके बेसिस पे उसने मास को कंपेयर करा था। वो क्या था? हमारा कार्बन 12 एटम, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास कितना था? 12U। यू क्या है? हमारी किसी भी एटम की एटॉमिक मास यूनिट। अब बोला गया है वन एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। ये वाली जो हमारी लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहना चाह रही है वो समझेंगे। देखो, बोला गया है एक एटॉमिक मास जो होगा, यानी 1U होगा, वो बराबर होगा 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। देखो, यहाँ पे वही चीज दे रखी है, 1 AMU या फिर 1U बराबर होगा 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। देखो, अगर यहाँ पे मैं ये मान लो हमारे पास C12 का एक एटम है, ठीक है। 12 मतलब इसके हमने 12 पार्ट्स किए, जैसे 1 2 3 4, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और 12। यहाँ पे हमने क्या करा है, C12 एटम के 12 पार्ट्स करे हैं। अब क्या बोला गया है कि जो एक AMU है वो बराबर होगा 1/12 ऑफ, यानी ये जो हमारा पूरा 12 है, मतलब इसमें हमारे हमने कार्बन एटम के 12 पार्ट्स किए हैं। अगर इस 12 में से मैं एक को निकाल लेती हूँ, जैसे ये वाला जो पोर्शन है वो मैंने कट करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को मैं क्या बोलूंगी कि मैंने 12 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट्स को निकाला, यानी एक AMU बराबर होगा 1/12 ऑफ मास ऑफ एन C12 एटम, यानी एक AMU बराबर होगा हमारे इस वाले पार्ट के इनटू में मास ऑफ एन C12 के। मतलब अगर हमें किसी से कंपेयर करना है तो जो यहाँ पे ये 1/12 ऑफ C12 लिखा है वो क्या है, वो हमारे इसी स्लाइस के बारे में बात की जा रही है। अगर हम यहाँ पे स्लाइस को ड्रॉ करें, यही क्या होगी हमारी कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, यानी एक AMU, एक हाइड्रोजन, एक AMU को मेजर करने के लिए हम एक कार्बन के 12 पार्ट्स में से सिर्फ सिंगल वन पार्ट का यूज करते हैं, ताकि हमें क्या पता चल जाए, किसी भी एटम के मास के बारे में पता चल जाए, यानी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह मेजर करके यूज करेंगे। ये जो हमारा ये रेड वाला स्लाइस है, दिस वन, ठीक है, इसी के बारे में बात की गई है। ये क्या है हमारा 1/12 किसका, C12 का, ठीक है। हमने क्या करा है, इस C12 के कंपैरिजन में क्या करा, हाइड्रोजन के मास को निकाला, वो कितना आया 1 AMU, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे हमने देखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है हमारा 14U, यानी यहाँ पर हमें इस वाले स्लाइस के कितने पोर्शन रखने पड़ेंगे, 14, यानी 14 पोर्शन हो गए हमारे किसके, इस ट्राइंगल वाली स्लाइस के। जो हमारी ये स्लाइस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारे 1/12 ऑफ C12 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को देखा, और किसके एटॉमिक मास को देखा है, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को देखा है। तो हमेशा याद रखना कि एक AMU जो है उसको मेजर करने के लिए किस एटम का यूज करा गया था, कार्बन 12 का। और हमें ये पता है कि एक AMU बराबर होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के मास के 1/12 के बराबर होता है हमारा एक AMU। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज दे रखी है, एक यू में कितने केजी होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये भी हमें MCQ के पर्पज से याद रखना है। अब यहाँ पे हमें कुछ एटॉमिक मासेस गिवन है एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1, कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 और एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, क्लोरीन का हो गया हमारा 35.5 और कैल्शियम का क्या हो गया 40। तो यहाँ पे हमें सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास गिवन है, जिसको हमें याद करना है, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे कब, जब हम मॉलिक्यूलर मासेस निकालेंगे ना सारे उसमें के मॉलिक्यूल्स के, तो हमें हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास पता होने जरूरी है। इसलिए सारे जो हमारे ये गिवन हैंगे एलिमेंट, उनके एटॉमिक मास को याद करेंगे, ताकि हम मॉलिक्यूलर मासेस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। अब हमसे एक चीज और बोली गई है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। हमने पहले ही देखा था कि जो हमारे एटम्स हैं वो या तो सिंगली प्रेजेंट होंगे या किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। जो हमारे एटम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और कुछ और कैसे पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में, मतलब वो किसी के साथ फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, किसी के साथ अचानक से रिएक्ट कर सकते हैं, तो तुरंत उसके पास जाएंगे और उसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब वो सिंगल प्रेजेंट ही नहीं हो सकते, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे। लेकिन जो हमारी नोबल गैसेस हैं, अभी हमने वहां पे भी देखा था कि देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में था, जैसे आर्गन हो गया, नियोन हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, ये हमारे सिंगल प्रेजेंट है। और सिंगल प्रेजेंट वाले मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, हमारे नोबल गैसेस के। तो वही बोला गया है, जो हमारे नोबल गैसेस हो गए हीलियम, जिनॉन, आर्गन और रेनॉन, ये क्या होते हैं, हमारे अनरिएक्टिव होते हैं, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। इस वजह से ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में एज अ सिंगल एटम, जो हमने भी पीछे देखा, ठीक है।
कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, यानी एक से ज्यादा एटम्स मिलेंगे तो हमारे किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो जो हमारा एटम है, एटम के ऊपर चार्ज कैसा होता है, एटम के हमारे न्यूट्रल्स होते हैं, मतलब उनमें कोई चार्ज नहीं होता। एटम हमारे सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे जिनॉन था, रेनॉन, ईटीसी सारी नोबल गैसेस, और हमारे जो एटम्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे हमारा H2 गैस है, N2 गैस है, O2 गैस है, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दो दो है, यानी किसी न किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में है। और जो हमारे जेनॉन, रेनॉन, नोबल गैसेस है, वो क्या है, वो हमारी सिंगल प्रेजेंट है। और एक चीज अभी हमने देखी, अगर एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो या तो वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है या फिर आयंस का। आयंस क्या होते हैं, आयंस कैरी चार्ज, मतलब उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स हमारे न्यूट्रल्स होते हैं, मतलब नो कैरी चार्ज, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। अगर मॉलिक्यूल्स के हम एग्जांपल के बारे में बात करें, वो हो गया हमारा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। लेकिन वहीं अगर हम आयंस को देखें तो आयंस हमारे सब डिवाइड है दो पार्ट्स में, वो क्या है, कैटायन और एनायन। कैटायन वो आयंस होते हैं जिसपे प्लस का चार्ज होता है, और एनायन वो वो होते हैं आयंस जिनपे नेगेटिव का चार्ज होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो कैटायन के हमारे पास एग्जाम्पल होंगे जैसे Na+, Mg2+, Al3+, एंड और हो गया हमारा Ca2+। इसमें प्लस का मतलब क्या होता है, ये देखो, प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को देंगे, जिसको नीड होगी, जिस एटम को नीड होगी, तो वो क्या करेंगे, उसको अपने इलेक्ट्रॉन को देंगे, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर नेगेटिव वाले की बात की जाए तो नेगेटिव वाले क्या होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये गेन करते इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो इसके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, कैटायन को एक अलग नाम दे रखा है, कैटायन को हम डोनर भी बोलते हैं। डोनर मतलब जो डोनेट करता है, तो कैटायन क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और जो हमारा एनायन है, एनायन को हम बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर का मतलब क्या होता है, जो रिसीव करे। तो एनायंस क्या थे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को ले रहे थे, रिसीव कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एनायंस। अब एनायंस के एग्जाम्पल को देखें तो जो हमारे एनायन के एग्जाम्पल होंगे, वो हो गया क्लोरीन Cl-, और हो गए हमारे CO3 2-, कार्बोनेट हो गया, आयोडाइड हो गया, ठीक है। तो ये सारे जिसपे हमारे नेगेटिव के चार्जेस होंगे वो हो गए हमारे एनायन, और जिसपे पॉजिटिव के चार्जेस हो गए वो हमारे कैटायन। अब हमें क्या करना है, अब हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि इस पे प्लस का एक सिंगल चार्ज है, इस पे प्लस के दो चार्ज है, और इस पे प्लस का तीन चार्ज है। सेम यहाँ पे हमारा माइनस का एक ही चार्ज है, यहाँ पे भी हमारा माइनस के दो चार्ज है, यहाँ माइनस का एक है। तो ये नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है इनके साथ कि कोई एक चार्ज को कैरी कर रहा है, कोई दो चार्ज को कैरी कर रहा है। तो अगर हम आज के लेक्चर के बारे में देखें तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एटम्स को पढ़ा, एटम्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को समझा है, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम मॉलिक्यूल्स को समझेंगे, मॉलिक्यूल्स में चार्जेस के बारे में हमने जो यहाँ पे छोड़ा है थोड़ा सा टॉपिक, एनायन और कैटायन में ये चार्जेस कैसे डेवलप हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।